डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आपका जो पहला चैप्टर था इंटर की फिजिक्स का, फिजिक्स फर्स्ट का, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, वो समाप्त हुआ था। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद आपसे हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल की साथ में बात करेंगे, क्योंकि ये सारा चैप्टर आपके लगभग 5 डेरिवेशन देता है और पांचों ही डेरिवेशन आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो अब हम सीखेंगे कि आखिरकार गॉस की प्रमेय क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है। तो इस पे आपका एक शब्द आया विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स शब्द से आप थोड़ा सा परिचित होंगे। हाई स्कूल फिजिक्स पे आपका एक चुंबकीय फ्लक्स नाम का एक चीज आई थी, जिसको फाई से व्यक्त किया गया था। ऐसे ही जब विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, मतलब वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की बात थी, तो चुंबकीय फ्लक्स आया था। आगे के चैप्टर में जब आप जाएंगे इसमें भी, तो वहां चुंबकीय फ्लक्स आपको फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमारे सामने आया है विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स बेटा कुल मिलाकर के होता है बल रेखाओं की संख्या, लेकिन एक विशेष स्थिति पे। समझ रहे हैं बात को? अब किसी चीज को अगर कहीं से निकलना है, तो किसी क्षेत्र से निकलना है, तो उसमें क्षेत्रफल होना चाहिए। और शर्त यह रखी गई कि फ्लक्स के अंतर्गत वे बल रेखाएं रखी जाएंगी जो तल के अभिलंबवत तल से गुजर रही होंगी। क्लियर? अगर जैसे बेटा आप मान लें कि अगर हमारा विद्युत फ्लक्स ये है, मतलब विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, जिसकी दिशा इस बोर्ड के अनुदिश इधर की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र है, तो मतलब विद्युत बल रेखाएं होंगी। अब हमको देखना क्या है? विद्युत फ्लक्स देखना है। आपसे उन्होंने कहा किसी क्षेत्र के अंदर कोई एक तल रखने पर उस तल के अभिलंबवत तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र का फ्लक्स कहते हैं। अगर यही घटना विद्युत क्षेत्र में हो रही हो, तो विद्युत क्षेत्र में हो रही हो तो आपको विद्युत फ्लक्स मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र में हो रही हो, चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। या और कहीं गुरुत्वीय क्षेत्र में हो रही हो, तो गुरुत्वीय फ्लक्स मिलेगा। अर्थात जहां पर जिस बल की रेखाएं गुजर रही होंगी, आपको उस तल के अभिलंबवत तल से गुजरने वाली अगर बल रेखाएं मिलेंगी, तो वो उसी क्षेत्र का फ्लक्स होगा। शब्द उन्होंने शर्त जोड़ी है अभिलंबवत तल। तो अब विद्युत क्षेत्र की बात हो रही, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम फाई से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? फाई। ये आपका निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पर। यह आपका निर्भर करता है तल के क्षेत्रफल A पर। तो अगर इन प्रोपोर्शनल को हम मिला दें, तो ये फाई प्रोपोर्शनल टू EA बनता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दें, एक नियतांक आएगा। ये नियतांक प्रयोगों द्वारा K निकाला गया, तो फाई बराबर EA आया। अगर ये क्षेत्र जो है आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए, तो फाई बराबर EA कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। ये आपका व्यापक सूत्र है। अगर छोटे से सूत्र की हम बात कर लें, तो ये आपका डी फाई ई, चाहे जहां पे हो तीव्रता सेम अनुभव करेगा। कॉस थीटा जो एंगल होगा वो घूर्णन भी आपका सेम होगा। तो अगर फाई बदलेगा तो सबसे बड़ी महती भूमिका होगी ए की, तो यही छोटा होगा। तो ये आपका बनता है ई डी ए कॉस थीटा। ये आपका छोटा सा सूत्र है, जिसका समाकलन करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो थी झलक दिखला जा कि आपके दिमाग में ये आ गया कि जो विद्युत फ्लक्स है वो ई पर निर्भर करता है, ए पर निर्भर करता है। अब हमको सीखना ये है कि अभिलंबवत तल हम कैसे देखेंगे। मेन समस्या ये है, ये नहीं है कि क्षेत्रफल आ गया, ई आ गया या थीटा आ गया। मेन हमारा उद्देश्य है किसको देखना? अभिलंबवत तल को देखना, और उस अभिलंबवत तल की विद्युत क्षेत्र के साथ दिशा देखना। अगर अभिलंबवत तल की दिशा
विद्युत क्षेत्र के साथ होगी मतलब थीटा 0 होगा। अगर अभिलंबवत तल की दिशा इसके लंबवत होगी तो थीटा 90 होगा। तो वही चीज हमको देखनी है कि कौन सा तल विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होने वाला है। ये फार्मूला दिमाग में रखिए, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमने लिया था एक विद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा बेटा आपको इस दिशा में रखी गई थी। अब हमको विद्युत फ्लक्स देखना है तो कोई तल रखना होगा। अब अगर बेटा आप जानते हो, फोन है, आप जानते हो कि वे बल रेखाएं लेनी है जो इसके अभिलंबवत तल से गुजर रही हो। अगर ये फोन आपको दिख रहा होगा तो देख रहे हैं कि इसका कुछ आकार है, मतलब इसका क्षेत्रफल होगा। तो अगर बेटा हम बात करें इस फोन को ऐसे रखने की, तो आप देख रहे हो कि अगर यहां से बल रेखाएं ऐसे ऊपर की ओर जाएंगी तो ये आपका अभिलंबवत तल होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब ऐसे जा रही तो अभिलंबवत तल है। अगर हम इस क्षेत्र को, अगर फोन को ऐसे घुमा दें तो कुल मिलाकर के जो रेखाएं ऐसे जाएंगी वो अभिलंबवत तल के गुजर रही हैं। तो अगर कुल मिलाकर के बेटा अगर इस फोन को हम ऐसे रख दें इसके साथ, तो बल रेखाओं को यहां से गुजरना चाहिए। बल रेखाओं की दिशा ई की दिशा में होती है, कोई दिशा नहीं है, मतलब कोई बल रेखा नहीं है, मतलब शून्य है, तो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा। अगर इस तल को हम ऐसे कर दें तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी रेखाएं इससे गुजर सकती हैं। अर्थात ये पटरी को देखिए, अगर कोई तल आपको विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा हुआ दिखता है तो ये है इसका अभिलंबवत तल, मतलब अभिलंबवत तल से गुजरने वाली ये बल रेखाएं, ये इसके अभिलंबवत तल से गुजरने वाली रेखाएं। अगर आपने ऐसे रखा तो अभिलंबवत तल अब ये बनेगा, तो यहां से गुजरने वाली बल रेखाएं आपको देखनी पड़ेंगी। तो लेकिन हमको देखना होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दैट्स क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बात क्लियर हो गई कि अर्थात अगर कोई क्षेत्र हम इस तरीके से रख दें ये, तो इससे आपकी जितनी ये बल रेखाएं गुजरेंगी ये इसका अभिलंबवत तल होगा। और अगर ई के साथ इसकी बात की जाए तो ई के साथ बेटा ये 0 अंश पे होगा। क्लियर? तो अगर टोटल विद्युत फ्लक्स की हम बात करें तो डी फाई इक्वल टू आपने निकाला था ई डी ए कॉस थीटा। इस स्थिति में आपका डी फाई इक्वल टू होगा केवल ई डी ए। मोस्टली सिचुएशन पे आपका डी ए जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ ही आता है। साथ इसलिए आता है तभी आपको विद्युत फ्लक्स मिल पाएगा, नहीं तो आपको यदि लंबवत लेके जाओगे तो 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब कोई विद्युत फ्लक्स ही नहीं मिल पाएगा तो ये चैप्टर विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय किस काम का रहा? उसके लिए तो हम पहला चैप्टर पढ़ ही के आए। तो मतलब ये है कि जैसे घनकोण वगैरह की बात हो जाती है तो घनकोण का अगर देखा जाए तो कोई यूज नहीं है इस चैप्टर पे, लेकिन है तो उसको भी बताया जाएगा कि घनकोण क्या होता है। उसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये चीज ये है कि मतलब क्षेत्र की दिशा से कोई मतलब नहीं, सॉरी घनकोण तो आएगा यूज में, लेकिन क्षेत्र की दिशा से कोई मतलब नहीं है। मोस्टली आपको इन दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन पे मिलने वाली है। एक डायरेक्शन पे मिलने का मतलब ये कि हमको फ्लक्स चाहिए, कैसे भी चाहिए। 90 लेके आओगे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है और अधिकतम चाहिए तो लगभग 0 पे आते हैं। मोस्टली डेरिवेशन पे आप देखेंगे आगे जब होंगे तो आपके मोस्टली डेरिवेशन पे जाएंगे तो आपको जो ई और ए की दिशा, मतलब ई और डी ए की दिशा कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर उसको बोलते हैं। तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको एक ही मिलने वाली है। तो ये विद्युत फ्लक्स था। होप दैट क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत कि अभिलंबवत तल कुल मिलाकर के आपका वो तल जो ए की दिशा पे ही होगा लगभग। ऐसे रखा है तो अभिलंबवत तल ये ऊपर होगा, तो कोई बल रेखा गुजर रही है? नहीं गुजर रही, तो शून्य। ऐसे कर दें अपना हाथ तो देख रहे हो कि बहुत सारी बल रेखाएं गुजर जाएंगी। बल रेखाओं की दिशा ई की दिशा। क्लियर? चलिए, तो ये था आपका विद्युत फ्लक्स। एक बार फिर देख लें इसको। तो मेन फार्मूला आपका था फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और अगर इसका सूक्ष्म फार्मूला लिखें तो डी फाई इक्वल टू था ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम इसकी
मात्रक की बात कर ले, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और इसका मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ये आपके विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत फ्लक्स का। ई का एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है बेटा, तो वोल्ट बटे मीटर कर दोगे, यहां पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर ये भी आपका इसका एक मात्रक है। क्लियर? तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। अगर बात कर लें कि इसका विमा क्या होगी, वोल्ट का मतलब W/Q होता है, तो आपके W/Q मतलब ml2 और T-2 ये कार्य की विमा है, और Q की विमा होती है AT और मीटर की विमा L। तो यहां पे आपका हो जाएगा ये L3 हो जाएगा, तो ml3 और ये T एक ऊपर जाएगा तो T-3 A-1 ये आपके विद्युत फ्लक्स की विमा है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर और विमा ml3 T-3 A-1 ये होती है विमा। तो विद्युत फ्लक्स आपका यहां से हुआ समाप्त। अब हम आगे बात करेंगे पहले घन कोण की, उसके बाद गॉस के प्रमेय की। सॉरी, गॉस की प्रमेय की नहीं, अभी एक चीज और बात करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। घन कोण क्या होता है? अगर किसी चीज को बेटा हम जैसे यहां पे बिंदु रख लें, बिंदु, अब इस बिंदु से आप किसी चीज को देखते हो तो ये आपका कोण होता है। अब लेकिन आपकी 3D में जो 3D का मतलब कि आपको जो एंगल है वो थोड़ा घूमता हुआ दिख रहा हो, ऐसे ऐसे, जैसे कोई चीज आप देख रहे हो तो वो ऐसे आपको घूमता हुआ दिख रहा हो, तो जो केंद्र पर कोण बनता है उसको हम घन कोण कहते हैं। मतलब क्षेत्र के परिता कोण का फार्मूला होता है आपका चाप बटे त्रिज्या, और घन कोण का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। और घन कोण जो ये होता है थीटा से लिखा जाता है, घन कोण जो होता है वो ओमेगा से लिखा जाता है। तो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। अब अगर घन कोण छोटा होगा तो क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, तो ये आपका dA/r स्क्वायर। और अगर आपका क्षेत्र कुछ कोण पे रखा हुआ है तो आपका आधार दिशा पे जो थीटा के पास होता है वो cos होता है, तो यहां पर dA cos θ/r स्क्वायर ये आपके सूक्ष्म घन कोण का किसी एंगल पे कोण होता है। व्यापक कोण का फार्मूला, थीटा 0 करेंगे तो dA/r स्क्वायर आ जाएगा, 90 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो कोई घन कोण बनेगा ही नहीं। क्लियर? तो मतलब आपको याद रखना है कि घन कोण जो होता है वो क्षेत्रफल के अंतर्गत होता है, फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। सूक्ष्म कोण है तो d/dA/r स्क्वायर। अगर क्षेत्र आपका कहीं से कुछ दिशा बना रहा है तो फार्मूला d = dA cos θ/r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे अगर बेटा हम बिंदु के परिता चक्कर लगाएं तो मैक्सिमम जो थीटा है वो आपका 2π तक पहुंच सकता है। और लेकिन आपने अभी देखा कि आपको जो घन कोण देखना है तो नीचे तो आप घूमता हुआ दिखेगा ही, साथ में आप भी उसके साथ घूमोगे, तो टोटल 2π नीचे घूमेगा, टोटल 2π ऊपर घूमेगा, तो जो घन कोण की मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 4π तक पहुंच जाती है। क्लियर? अर्थात घन कोण आपका 0 से लेकर 4π तक जाता है। कोण जो होता है वो 0 से लेकर केवल 2π तक जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अर्थात घन कोण की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो अगर इसका समाकलन करते चले जाओगे d⍵, जोड़ते चले जाओ, लास्ट में आपको कितना मिल जाएगा? 4π। दैट्स क्लियर? इतनी बात हो गई क्लियर? तो ये था घन कोण। अब गॉस की प्रमेय से बेटा जानने से पहले आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा। आप खुद जानते हो कि अगर आवेश कहीं पे रखा है तो +q के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर जाती हैं। जब बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं तो बल रेखाओं को ही बताता है फ्लक्स, मतलब फ्लक्स भी कहाँ जाएगा? बाहर की ओर। अगर माइनस आवेश आपने रखा है तो आपको पता है बल रेखाएं माइनस से अंदर की ओर आती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है, तो आपका जो फ्लक्स है वो भी अंदर आएगा। देखते हैं,
अगर जैसे आपने ये प्लस क्यू रखा है तो ये बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, बाहर जाएंगी, और जब बाहर जाती हैं तो उनको कहते हैं निर्गत। क्या कहते हैं, निर्गत। और यहाँ पर यदि मान लीजिए माइनस क्यू रखा है तो आपको पता है इसकी तरफ आएंगी, और जब तरफ आएंगी तो इसको कहते हैं आगत। क्या कहते हैं, आगत। अब अगर जैसे मान लो हम इसको कोई एक क्षेत्र दे दें कि इस क्यू को हमने एक बाउंड्री दे दी कि इस गोले से ये क्या हो गया, मतलब बाउंड्री दे दी तो बंध गया, मतलब बद्ध। समझ रहे हैं। और अगर इसके बाहर कोई आवेश होगा, मान लेते हैं Q1, तो क्या ये इससे बद्ध है, नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने आपको ये चीज क्यों समझाई, क्योंकि गॉस की प्रमेय में आपका ये बद्ध शब्द और निर्गत शब्द आने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे। कि बाद में डाउट बच्चों को यही बना रहता है कि माइनस क्यू के लिए क्यों कुछ नहीं होता है, एक के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों होता है। तो इसीलिए पहले ये समझिएगा कि आपको पता है प्लस क्यू के कारण जो बल रेखाएं होती हैं कहाँ जाती हैं, दूर जाती हैं। माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर आती हैं। और अगर किसी परिबद्ध कर दें किसी के साथ, मतलब बाउंड्री के साथ बांध दें, मान लेते हैं कि आयताकार बाउंड्री से बांध दो, तो आप देख रहे हो कि अब इस बाउंड्री से ये बंधा हुआ है, जो इसके बाहर है वो स्वतंत्र है, तो जो इससे बंधा हुआ है तो बद्ध। मतलब ये है कि आवेश आपके पास चाहे जितना हो, गॉस की प्रमेय के लिए आप उसी आवेश की बात करोगे जो निर्गत फ्लक्स देता होगा। और निर्गत फ्लक्स कौन दे सकता है तुमको, प्लस। मतलब पूरे के पूरे आपके क्षेत्र में अगर बात होगी, बाद में हम प्लस को निकाल करके दिशा परिवर्तित करके माइनस की बात कर लेंगे। मतलब प्लस को निकालेंगे, जो प्लस के साथ होगा वो माइनस के साथ उल्टा होता है, तो उल्टा काम कहे करें, हम सीधा काम करते हैं, बाद में उसको उल्टा कर लेंगे। तो आपको निर्गत देखना होगा, निर्गत फ्लक्स देखना होगा, और आपको देखना होगा कि आवेश चाहे जितना हो, जिस ज्यामितीय रचना के लिए या जिस क्षेत्र के लिए आप जा रहे हो उससे बद्ध आवेश देखना होगा। अर्थात जो बंधा हुआ होगा, जो बाहर होगा, वो आपके किसी काम का नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? कि आपको पता है कि अगर बाहर कोई आवेश रखा है, तो मान लो अब ये प्लस है तो ये भी बाहर रखेगा, तो कोई ना कोई रेखा इससे गुजर सकती है। तो आप देख रहे हैं कि एक बार जब ये इसमें गुजरेगी तो एक बार तो ये आगत हो गई, और जब निकल जाएगी तो एक बार निर्गत हो गई, तो आपके किसी काम की रही नहीं रही। आपको केवल मतलब क्या, केवल निकलना चाहिए, ना आना चाहिए। अगर निकलना है तो निकलो, आओ आओ मत। तो बाहर वाली जो आवेश होंगे वो आगत भी होंगे और साथ में निर्गत भी होंगे, तो उनका प्रभाव नगण्य टाइप का रहेगा, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल मतलब होगा निर्गत से। तो अब बात करते हैं बेटा हम गॉस की प्रमेय की, ध्यान से सुनना है। तो गॉस की प्रमेय आपसे कहती है कि किसी क्षेत्र में हम कहें किसी तल से या क्षेत्र से गुजरने वाला या निर्गत विद्युत फ्लक्स उस तल से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार पुनः, किसी तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस तल से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपको बताया था, वैज्ञानिक थे गॉस, तो उन्हीं के नाम पे कहा जाता है गॉस की प्रमेय। अगर मान ले कोई ये तल है हमारे पास और इस पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये पूरे आवेश रखे हुए हैं, तो आप ये कह सकते हो इस तल से Q1 भी बद्ध है, Q2 भी बद्ध है, Q3 भी बद्ध है, Q4 भी बद्ध है। तो बद्ध आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। मतलब ये सारे आवेश आपके जुड़ेंगे। क्लियर? तो जब सारे आवेश जुड़ेंगे तो आप किसी चीज को जोड़ने के लिए, मान लो अभी 5 तक लिया, यदि n तक होते तो आपको सिग्मा लगाना पड़ेगा, सिग्मा Q/ε0। ये होता है विद्युत फ्लक्स के बराबर, और जो ये आपका लिखा हुआ है ये है गॉस की प्रमेय। समझ रहे हैं? अगर केवल एक आवेश होता तो Q/ε0 हो जाता।
तो आपसे उन्होंने कहा कि किसी तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस तल से बद्ध कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। तो आपका बन गया फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान ε0। अगर केवल आपके पास एक ही आवेश है तो आपका फार्मूला बनेगा फाई इक्वल टू क्यू अपान ε0। इसे हम कहते हैं गॉस की प्रमेय। किसकी प्रमेय? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय आपकी यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के काम में आएगी। तो आगे डेरिवेशन हम कल समझाएंगे, गॉस की प्रमेय को अभी सिद्ध करके बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा लॉजिक सुन लें। लॉजिक में आपका क्या होगा कि आपने फाई का एक फार्मूला देखा था, डी फाई इक्वल टू EDA कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। इस EDA कॉस थीटा का प्रयोग करके आपको E और DA की दिशा देखनी होगी। पहले मोस्टली केसेस पे आपको वो 0 ही मिलने वाली है, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आपको एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा आवेश के परिता, केवल आवेश को बद्ध करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए। उस बद्ध आवेश का क्षेत्रफल, उस बद्ध क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। जैसे ही वो क्षेत्रफल निकलेगा, ई आपके पास होगा, समाकलन करोगे ये फाई बन जाएगा, एक समीकरण बनेगा, इसको अप्लाई कर दोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने आप निकल के सामने आ जाएगी। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत? क्या कहा आपसे उन्होंने? आपसे उन्होंने कहा कि किसी, क्या बात हुई, हाँ सॉरी, कि किसी तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस तल से बद्ध कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? गॉस की प्रमेय। मेन फार्मूला हमारा क्या है? डी फाई इक्वल टू EDA कॉस थीटा, यही है। तो अगर ये EDA कॉस थीटा है तो इसी से हमको सिद्ध करनी है क्या? गॉस की प्रमेय। और उसके लिए हमको जो ये है E, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 Q/r² होता है। एक बार केवल ये प्रयुक्त होगा पूरे चैप्टर में, केवल गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। बाद में पूरे चैप्टर भर आपसे यही पूछते रहेंगे हर जगह पे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और कैसे क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर बेटा हम मान लें ये कोई एक बिंदु आवेश है प्लस Q। अब आप कहोगे प्लस ही क्यों लिया? क्योंकि निर्गत फ्लक्स चाहिए ना, तो निर्गत फ्लक्स कौन देगा? प्लस Q ही देगा। इस Q को आपने लिया और इससे R दूरी पर आपको पता है कि यहां कहीं पर क्या हो जाएगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने मान ली ये R दूरी पर है। अब बेटा फ्लक्स तभी निर्गत होगा जब ये किसी बाउंड्री के अंदर होगा। तो आपका काम ये होगा कि आप इस त्रिज्या को मान करके एक बाउंड्री बना दोगे, मतलब वृत्त बना दोगे। बना देते हैं। अब आपने ये वृत्त क्या किया? ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये बद्ध भी हो गया। अब ये क्षेत्र जब बन गया तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो अब हम नहीं जानते कितना क्या होगा, तो उसके लिए हमने किया क्या कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर ले लिया dA। और आपको पता है अगर ऐसे हम रख रहे हैं तो यही इसका विलंबवत तल होगा, जिसकी दिशा किसके दिशा में होगी? E की दिशा में होगी। तो यहां पर आपका जो थीटा होगा बेटा वो कितना होगा? 0 होगा। आपको हो सकता है दूसरी तरीके से बताया गया हो, लेकिन पहले इसको देख लीजिए, हो सकता है सरल लगे। तो ये आपका E और DA क्या हो गए? एक ही दिशा में हो गए। अब बेटा जब DA है तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा? छोटा सा इससे गुजरेगा। हम फार्मूला जानते हैं, डी फाई इक्वल टू EDA कॉस थीटा।
DA की दिशा थीटा की दिशा ई की दिशा में ही है, तो यहाँ पर आपका डी फाई इक्वल टू हो जाएगा EDA cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आपका आ गया EDA। कोई दिक्कत? अब दोनों पक्षों का आपको पृष्ठीय समाकलन करना होगा और साथ में E की वैल्यू भी रखनी होगी। तो दोनों पक्षों का पृष्ठीय समाकलन का ये निशान है। पृष्ठीय समाकलन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें पृष्ठ बनते हैं, और जब इसको त्रिज्या मान के आपने हल किया है तो आपका गोले का पृष्ठ बना है। क्या का पृष्ठ बना है? गोले का। तो यहां पर इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू ई और पृष्ठीय समाकलन DA। अब DA आपके गोले के रूप में है। आपको पता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो डी फाई की जो वैल्यू होगी वो 4 पाई r स्क्वायर आएगी, क्योंकि इस दूरी के सापेक्ष त्रिज्या ये बनने वाली है। और E की वैल्यू हम पीछे देख के आए हैं, तो E का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आवेश और उसके दूरी का स्क्वायर, तो Q/r स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। आपको समाकलन में बताया गया होगा कि इंटीग्रेशन के साथ अगर dx लिखा है तो उसकी वैल्यू x होती है, इंटीग्रेशन dy लिखा है वैल्यू y होती है, तो इंटीग्रेशन डी फाई लिखा है तो वैल्यू फाई होगी। तो यहाँ पर फाई E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, और ये आपने वैल्यू निकाल ली है DA की, इंटीग्रेशन DA की 4 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट। यही है आपकी गॉस की प्रमेय। कोई दिक्कत? हो सकता है आपको घन कोण वगैरह से बताया गया होगा जो थोड़ा टिपिकल रहा होगा, तो सीधी सी बात है बिंदु आवेश के लिए सिद्ध कीजिए। अगर मान लीजिए आपकी जो रचना है वो सममित नहीं है, तो जब सममित नहीं होगी तो क्षेत्र लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ज़्यादातर ज्यामितीय रचनाएं आपकी सममित होती हैं, और सममित के लिए जब भी आप जाओगे तो इस तरीके से ही सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू जो होगी वो आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि अगर झुका के कोई चीज़ हमको मिल रही है, अगर स्टैंडर्ड तरीके से मिल रही है, तो स्टैंडर्ड तरीका क्यों नहीं अपनाते? स्टैंडर्ड तरीका अपनाइए। और आपने सीख भी लिया है कि अगर ई की दिशा उधर है तो ऐसे रख देंगे भैया, विलंबवत तल है, रखने में भी आसानी है। तो आपने किया क्या कि आपको एक बिंदु आवेश दिया गया, उससे r दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और उस विद्युत क्षेत्र में अब हमसे कहता है कि हमको गॉस की प्रमेय सिद्ध करके बताओ। तो गॉस की प्रमेय फ्लक्स की बात करती है, तो फ्लक्स तो गुजरेगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल रेखा जाएगी। फ्लक्स भी मोस्टली उधर से ही जाएगा, इधर उधर निकल जाएगा। तो आपको जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा तो वो अभिलंबवत तल चाहिए। तो अभिलंबवत तल आपने इस तरीके से रखा, तो ये ई की दिशा में ही हो गया, तो आपका थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। जब थीटा 0 हो गया तो आपका ये फार्मूला डी फाई इक्वल टू EDA कॉस थीटा, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल लिया था तो छोटा सा फ्लक्स आया, कॉस 0 तो डी फाई इक्वल टू EDA। जब EDA है तो अब हमको करना क्या होगा? दोनों पक्षों का पृष्ठीय समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन के साथ अगर ये गोला लगा दो तो इसका मतलब होता है पूरे पृष्ठ का समाकलन। कौन सा पृष्ठ आपने लिया है? तो आपने गोले का पृष्ठ लिया था, तो गोले से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स फाई, और गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल बनेगा इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, और E की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। दोनों पुटअप करी, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट, दैट्स